Hello everyone and welcome back to the channel. Continuing with a series of UPSC, EPFO, EOO and APFC. इस चैनल पे ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस डल चुका है जिसमें हम लोगों ने ट्रेसिंग किया है PYQ का, व्हाट PYQs आर बीइंग आस्क्ड, आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या हाई प्रायोरिटी ऑर्डर है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी करा दिया गया, APFC मैथ्स का सवाल जो PYQ आया वो करवा चुका गया है इस वीडियो में। एंड बहुत लोग ने कमेंट किया था एंड बहुत लोग ने क्वेरी पे भी मैसेज किया था कि लेबर लॉज आर वेरी ओवरवेलमिंग। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है पर्टिकुलरली वंस जिन्होंने केवल जीएस पढ़ा है या फिर अभी जो है, तो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन लेबर लॉस, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन अकाउंटेंसी, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सोशल सिक्योरिटी। ये सब ऐसी चीज़ें जो वो लोग नहीं पढ़ते हैं। बाकी जो बीपीएससी से होंगे वो एलएसडब्ल्यू लेबर सोशल वेलफेयर अगर उन लोग ने पढ़ा होगा तो उन लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद ऑल दिस थिंग्स। तो इसके लिए क्या से क्या पढ़ना है, सो आई इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग कि सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है ना, कोई भी चीज़ के लिए दैट इज पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू देखना है यूपीएससी ईओएओ का एंड एपीएफसी का। ये सवाल लेबर लॉज में पूछ कौन सा रहा है, कौन से एक्ट से पढ़ रहा है। बहुत लोग परेशान है कि ये भी एक्ट पढ़ ले रहे वो भी एक्ट पढ़ ले, बट स्टिल वो सबका रिलेवेंस नहीं है। आपको खुद से वो अज्यूम करना है, आपको देखना है कि पीवाईक्यूज में क्या पूछा गया है वो चीज़ें, तब जाके वो सब चीज़ पढ़ो। सो इन दिस वीडियो आपको ये सारा चीज़ बताया जाएगा, आपको सोर्स ट्रेसिंग किया जाएगा कि लेबर लॉ से सवाल आ कहाँ से रहा है, कौन से एरिया से आ रहा है, कौन से जगह से आ रहा है, एंड हमारा मेन सोर्स क्या रहेगा, बेयर एक्ट रहेगा। आई विल बी टेलिंग यू, आप सोनली बेयर एक्ट पे रिलाई करो। अगर ये मुश्किल पड़ रहा है, मैं मान रहा हूँ 50 से 60 पेज का होता है, दिस इज़ वेरी कम्बरसम, बट हम लोग इसमें डिलीवरेबल्स क्या देंगे, वी विल बी कमिंग विद आवर नोट्स। हम लोग इसको क्रिस्प करेंगे, एकदम रेडीमेड फॉर्मेट में रखेंगे, पीडीएफ्स भी आएगा, वीडियोस भी आएगा, सारे जितने भी पीवाईक्यूज है, जितने भी टॉपिक है, वी विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ट्रेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वी विल बी कमिंग विद ऑल दोज वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है व्हाट इज द अमाउंट, ये सवाल है यूपीएससी एपीएफसी का। ठीक है, ऑलरेडी मैथ्स का अपलोडेड है, आप ये वाला में लेबर लॉज देख लो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन that is to be paid to an employee who is totally and permanently disabled as a result from injury under the provisions of Employment Compensation Act 1923। सबसे पहले फर्स्ट चीज जो आपको करना होगा, आप पेन एंड पेपर लेके चलो, प्रायोरिटी ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 अभी जाओ, इस वीडियो के बाद बेयर एक्ट डाउनलोड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द स्किम करो, पूरा घुमाओ, एक बार आंख से नजर मतलब उसको फेर लेना क्या क्या चीजों से पूछा गया। ये क्लियर हो गया, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, जो पीवाईक्यू में दिया मुझे वो चीज एटलीस्ट पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें सवाल क्या है ना, पहले हिंदी में समझो इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय हु इज टोटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ। देखो एक इंसान है, ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयर के पास कर रहा है, उसी के दौरान ना उसका इंतकाल हो जाता है। दो पॉसिबिलिटी है, एक उसका डेथ हो गया, दूसरा ऐसा हो गया परमानेंट डिसेबलमेंट, अब मतलब वो काम नहीं कर पाएगा, तो द एम्प्लॉयर हैज टू गिव हिम सम मुआवजा, उसको वेजेस देना पड़ेगा ना ताकि वो सस्टेन कर सके, उसके फैमिली जो उस पे आश्रित थे। तो अगर वो डेथ हो गया उसका, तो देर इज अ प्रोविजन, देखो ये बेयर एक्ट आ गया। ठीक है, सेक्शन 4 है मेंशन्ड, ये बेयर एक्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 का। अब इस बेयर एक्ट में देखो यहाँ पे गिवन है व्हेन द डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजरी। ठीक है, व्हेन डेथ रिजल्ट्स आर फ्रॉम इंजरी, डेथ जब होता है, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड मल्टीप्लाइड बाय रिलेवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 रुपीज विच एवर इज मोर। समझ में नहीं आया, देखो जब उसका डेथ हो जाता है ना, तो उसको मुआवजे के तौर पे मिलता है 50% ऑफ द मंथली वेजेस। क्या मिलता है उसको, 50% मिलता है इनटू रिलेवेंट फैक्टर। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस रिलेवेंट फैक्टर, सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको ना एग्जाम में ये चीज दिया रहेगा रिलेवेंट फैक्टर। आप यहाँ से सिर्फ एक चीज समझो, आपको एक डेटा याद होना चाहिए 50%। अगर उसका इंतकाल हो गया, आप उसको वेजेस का कितना परसेंट मिलेगा, 50% मिलेगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब दूसरा देखो, जब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है ड्यू टू इंजरी, an amount equal to 60% of the monthly wages of the injured multiplied with the relevant factor।
जब परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, अब उसको कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। समझ में आ गया? 50% कब मिलेगा, जब उसका डेथ हो गया, और 60% कब मिलेगा, जब वो परमानेंट डिसेबल हो गया। समझ में आ गया? मल्टीप्लाइड बाय रिलेवेंट फैक्टर। अब आप देखोगे यार ये बहुत कम है ना, किसी बंदे का मौत हो गया, आप मुआवजा केवल 1,22,000 1,20,000 दे रहे हो, और यहाँ पे 1,20,000 दे रहे हो यहाँ पे, जो भी ज्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे होगे, क्योंकि देखो ये पुराना है, तो 1923 का है, बट स्टिल अभी इन क्या कहते हैं, अपडेट हो रहा है, 2020 का आप देखो कानून, तो उसमें अपडेट हो रहा है। सो यहाँ पे एक एनोमलीज है, यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि मुआवजा ज्यादा बढ़ सके। अब देखो यहाँ पे ये चीज दे दिया गया। अब देखो मंथली वेजेस गिवन है 22,500, लेकिन यहाँ पे ना एक वेज सीलिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। वेज सीलिंग वो निर्धारित होता है 15,000। आप बेशक आपकी सैलरी 1 लाख हो या 2 लाख हो, 1 लाख हो या 2 लाख हो, आप वेज सीलिंग 15,000 के अंदर ही आओगे। अब यहीं पे आपका लगेगा 60% या 50% जो भी है, तो आपका सैलरी बेशक 22,500 है, बट योर वेज सीलिंग इज 15,000। ऐसा होता है ना, कई बार आप 40% मार्क्स लाते हो एग्जाम में, लेकिन 60% उसका आपने लाया, 40% एवरेज, मतलब ये है क्या कहते हैं, पासिंग मार्क्स है, और यहाँ पे आप 60% लाए, तो आपको लेकिन 40% ही दिया जाता है। तो सेम इसी तरह है, ठीक है। 22,500 आपका आपका सैलरी है, लेकिन वेज सीलिंग फिक्स है, नहीं भाई इतनी ही वेज सीलिंग है, डजेंट मैटर आप 1 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, आपको सैलरी नहीं, हमारा जो वेज सीलिंग है 15,000, उसी के हिसाब से आपका चलेगा। तो 15,000, और हमारा परमानेंट डिसेबल हुआ है तो 60%, तो 15,000 इंटू 60%, 60/100 करोगे तो ये आ जाएगा 9,000, 9,000 हमारा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो सवाल में क्या कहा गया था, जो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर। अब देखो यहाँ पे रिलेवेंट फैक्टर गिवन है 159.80। अब आप क्या करोगे, 9,000 इंटू 159.80। मैं मान लूँ थोड़ा सा जो मैथ्स वाले हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट सिंपली कैलकुलेशन है ना। अब देखो इसमें ना एक ट्रिक होता है, यहाँ पे देखो 8 है, 9 है, 9 इंटू 8 करोगे तो 72, लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 आएगा। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कहीं पे 2 है, बस यहाँ पे 2 है, बस ये आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वापस से कैलकुलेशन कर लेना। 1598 इंटू 9, 9 8 72, 9 81, 81 7 88, 9 5 45, 45 8 53, 9 14, 14382। तो यहाँ पे देखो 143,820 आंसर आ गया हमारा। यही बता रहा हूँ। तो आपका एक टेक अवे क्या हुआ इस वीडियो के बाद, आपने अभी टेक अवे क्या किया इस क्वेश्चन के साथ, आपको क्या पढ़ना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपका एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923। उसमें आपको क्या देखना है, जहां पे भी न्यूमेरिकल्स, जहां पे भी डेटा आएगा, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइज क्लोज करो, मुझे बताओ डेथ में कितना परसेंट है, वेरी गुड, 50% इंटू रिलेवेंट फैक्टर्स। एंड व्हाट इज द वेज सीलिंग, वेज सीलिंग इज 15,000, राइट? इफ no matter whatever your salary be it 1 lakh, be it 2 lakh, be it 60,000, your wage ceiling has been fixed to 15,000। एंड व्हाट इज द कितना परसेंट आपको मिलेगा परमानेंट डिसेबलमेंट में, राइट? उसमें आपको मिलेगा 60%। वेरी गुड, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट का। और हम लोग का टास्क क्या है, हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे इसका नोट्स और वीडियोस भी आएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। एन एम्प्लॉय शैल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। बस यहाँ पे मुझे दिख गया क्या पढ़ना है, मुझे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पढ़ना है। शुड द एम्प्लॉय बी ड्रॉइंग मैक्सिमम मंथली वेजेस ऑफ व्हाट? ठीक है, सेकंड मेरा टास्क क्या है, पहले मैंने एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 पढ़ा, अब मेरा बेयर एक्ट से मेरे को क्या पढ़ना है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। दिस आर द प्रायोरिटी ऑर्डर विच आई विल बी स्टडिंग। समझ में आ गया? और यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जैसे बथेरे सवाल आए हुए, पीवाईक्यूज देखोगे या फिर यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफसी देखो तो 23 का सवाल, इसमें बहुत सारे सवाल आया गया पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। सो आर एज यूजुअल हमारा स्टेटस क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है, बेयर एक्ट से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, द एक्ट अप्लाइज टू अ वेज पेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेज पीरियड इफ सच वेजेस फॉर डज नॉट एक्सीड 24,000 रुपए। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। मैं मान रहा हूँ थोड़ा मुश्किल है ये सारी चीजें, बट दिस इज हाउ इट इज। आपको ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, आप ऑफिसर बनने वाले हो, ये ऑफिसर बनने वाले हो, तो दे वांट कि आपको ये सब चीज टेक्निकल चीजें पता होना चाहिए। बट स्टिल मैंने यहाँ पे क्या बोला था, डेटा जहां पे भी है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इज व्हाट, ₹24,000। ठीक है, सेकंड मेरा टास्क क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 should be on my priority list. Moving forward, which one of the following is provided under the third schedule of Factories Act 1948? Which one of the following is provided under the third schedule of Factories Act 1948? Third and the foremost thing, प्रायोरिटी ऑर्डर में मेरा क्या आ जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट आ जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1943 48। हम लोग ये कराएंगे आपको फैक्ट्रीज एक्ट में एडल्ट क्या होता है, एडोलेसेंट क्या होता है, ठीक है, फिर कितना क्रेच फैसिलिटी, कितने लोग, कितनी महिलाएं हैं तो क्रेच फैसिलिटी होगा, सेफ्टी ऑफिसर कितने में आता है, वेलफेयर ऑफिसर, जो जो डेटा वाला पॉइंट्स है, वी विल बी केटरिंग ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे पूछा है थर्ड शेड्यूल में ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो बेयर एक्ट में आते हैं।
थर्ड शेड्यूल में देखो लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इतने सारे डिजीज है विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर। इन लोगों ने सिंपल बस पूछा था तो कौन से शेड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज, तो इट कम्स अंडर थर्ड शेड्यूल। अब यहाँ पे हम लोग आगे, अब हम लोग को और ट्रेस करना है, हो सकता है ना फर्स्ट शेड्यूल से पूछ ले। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। अब देखो ये ऑप्शन में था लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। अब सेकंड, ये क्या है, सेकंड शेड्यूल है ना, फर्स्ट शेड्यूल है। अब देखो यही चीज घूम फिर के वापस से आ जाएगा। अब आप 2025 में दोगे ना, यही सवाल आपका घूम फिर के आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे आपको सोर्स ट्रेसिंग करना है, कैसे आपको स्मार्ट वे में तैयारी करना है। आपने भी देखा थर्ड शेड्यूल से पूछ लिया है, अब आपका टास्क है फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल आपको पढ़ के रखना है। फर्स्ट शेड्यूल आंख बंद करो, मुझे बताओ फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहता है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। वापस से बताओ, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। थर्ड शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज। अब सवाल आएगा सेकंड शेड्यूल क्या है, तो सेकंड शेड्यूल है परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस वर्क इन एनवायरनमेंट। समझ में आ गया, तीनों याद हो गया, 1 2 3। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। सेकंड शेड्यूल में क्या है, परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल्स, कोई भी केमिकल है जो टॉक्सिक है उसका परमिसिबल लिमिट्स होना चाहिए। जैसे मान लो HCl बहुत टॉक्सिक है, उसका 30% होगा या 10% होगा, ऐसे एक परमिसिबल लिमिट होगा कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, दैट विल बी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। एंड थर्ड शेड्यूल जो आंसर था हम लोग का, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज। आप समझ में आ गया आपको कैसे पढ़ना है लेबर लॉज। पहला टास्क आपका क्या रहेगा, आपका टास्क रहेगा जो PYQs आ गया, जो थीम है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज अ थीम, मिनिमम वेजेस एक्ट 1930, ये वाला क्या कहते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज इंपॉर्टेंट थीम, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 इज एन इंपॉर्टेंट थीम। अब ये सब थीम मुझे पढ़ना है, एंड इसमें भी सबसे फोरमोस्ट थिंग क्या पढ़ना है मुझे, डेटा, जहां पर मुझे दिख रहा है डेटा है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये वाला शेड्यूल दिखा मुझे, तो मैंने थर्ड शेड्यूल सवाल था। अब मेरा टास्क है, मैंने फर्स्ट शेड्यूल भी पढ़ लिया, मैंने सेकंड शेड्यूल भी पढ़ा, ऐसे आपको एनालाइज करना है PYQs। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, यू कैन सी दो सवाल आ गया। एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज टू मेंटेन द रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द वेजेस पेड एंड डिडक्शंस मेड इफ एनी फ्रॉम द वेजेस एंड प्रिजर्व द सेम फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री फॉर द पीरियड ऑफ व्हाट। देखो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में एक प्रावधान है कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब पता है ना, एम्प्लॉयर मतलब मान लो आप TCS में काम करते हो, तो ये आपका एम्प्लॉयर हो गया, आप एम्प्लॉय हो ना आके, और एम्प्लॉयर मेरा क्या है, TCS है, उसने मेरे को काम पे रखा है। तो इसमें कह रहा है कि एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज टू मेंटेन द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द वेजेस पेड एंड डिडक्शंस मेड इफ एनी। वो कितना सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है आपको, कितना डिडक्शन काट रहा है, कितने साल के लिए उसके उसके पास वो होना चाहिए डेटा, तो वो होना चाहिए 3 साल के लिए होना चाहिए। यहाँ पे देखो मेंशन भी होगा, ये सेम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का है, मिनिमम वेजेस एक्ट का है, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है, बेयर एक्ट में है। यहाँ पे देखो लिखा है, एवरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड required to be maintained under this section shall for the purpose of this act preserved for a period of 3 years after the date for the last entry made therein। देखो यही मैं समझा रहा हूँ, जहाँ पे डेटा दिख रहा है, जहाँ पे ये सब ईयर वाइज है ना, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे पढ़ना है। आई नो दिस इज गेटिंग ओवरवेलमिंग, बहुत सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि यार सारी चीज कैसे पढ़ना है, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, आपको PYQ देखना है, PYQ में है, अब दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा ये सवाल पूछेगा, इसी के इर्द गिर्द पूछने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी क्या देख लिया, पेमेंट ऑफ वेजेस 1930 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो सवाल मुझे साफ दिख गया, फैक्ट्रीज एक्ट से दिख गया मुझे सवाल। आगे बढ़ते हैं, एनी क्वेश्चन relating to disablement shall be determined by which of the following authorities under the Employment State Insurance Act 1948। यहाँ पे मुझे थीम क्या दिखा, ESIC, ESIC इसका एग्जाम भी होता है ना, जो RBI ग्रेड बी से भी का तैयारी करते हैं ना, वो इसका एग्जाम भी देते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मतलब एग्जाम ESIC होता है। तो एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसेबलमेंट, मतलब डिसेबल है कि नहीं, तो कौन वो अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो जो डिटरमाइन करेगा कि हाँ यार ये डिसेबल, इतना डिसेबल है, ये परमानेंटली डिसेबल है। PWD कोटा टाइप का आप सुनते होगे ना, तो वो कौन करता है, मतलब इसके थ्रू, ESIC के थ्रू। तो देखो आप वापस से बेयर एक्ट पे आते हैं, determination of question or disablement, any question whether the relevant accident has resulted in permanent disablement or whether the extent of loss of earning capacity can be assessed provisionally or finally, whether the assessment of proportional loss of earning capacity is provisional or final, shall be determined by a medical board constituted in accordance with the provisions and the regulations of any such questions thereafter as a disablement। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसी के पास अथॉरिटी है बताने के लिए कौन डिसेबलमेंट है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द मेडिकल बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, अच्छा ये तो हम लोग ने कर ही रखा है ना, ये देखो ये हम लोग कर रखा था। चलो नेक्स्ट सवाल पर आए, एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट ड्रॉज अ मंथली वेज ऑफ रुपीज 19,9,000 एज अ फिक्स्ड
अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब देखो वहाँ पे पेमेंट ऑफ 1936 था, यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है। एंड इज एलिजिबल टू गेट बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ओह हो, अच्छा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पे सवाल है। फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22 द बोनस पेबल इज एट द रेट ऑफ 10%। इफ द एम्प्लॉय हैज वर्कड, अरे मेरा चार्जर डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। If the employee has worked continuously for whole of the said accounting year, then what is the amount of bonus that shall be paid to the employee? ठीक है, यहाँ पे देखो सवाल किया गया है, उसका सैलरी है 9,000 रुपया, उसका सैलरी है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, बेयर एक्ट पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉइज वेयर द सैलरी और वेज ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड 7,000 रुपीज और द मिनिमम वेज फॉर द एम्प्लॉयमेंट। देखो मिनिमम होना चाहिए 7,000, इसके ऊपर कितना भी होना चाहिए। 7,000 तो मिनिमम सीलिंग बन चुका है। यहाँ पे इसका कितना है, इसका है यहाँ पे 9,000, तो इसको बोनस 9,000 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, क्या क्या है 7,000, सबसे लोएस्ट है 7,000। अब जितना सैलरी जाएगा उसके हिसाब से आपको बोनस मिलते रहेगा। ठीक है, बोनस कितने साल के लिए? इफ द एम्प्लॉय हैज वर्क कंटिन्यूअसली फॉर द होल ऑफ द सेड अकाउंटिंग ईयर, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस शैल बी पेड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, इसने एक साल के लिए काम किया, एक साल के लिए काम किया मतलब 12 महीना होता है, 9 × 12/100, 12 निम 1080। ठीक है, यहाँ तक इसका ये चीज हुआ। अब क्या क्या रहा है, इसको बोनस कितने का मिलेगा? एंड इज एलिजिबल टू गेट बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 2021। द बोनस पेबल इज एट द रेट ऑफ 10%। अब देखो इसको 10% का, सो ये 1080 हुआ, 10% का इसको मिलेगा। 1080 इंटू 10/100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1080, 10,800 का इसको बोनस मिलेगा। समझ में आ गया? देखो सेम यही चीज था, 7,000 or the minimum wages for the scheduled employment for a fixed period by the appropriate government whichever is higher। 7,000, यहाँ पे ये कमा कितना रहा था, 9,000 कमा रहा था। इसने पूरा काम किया, एक साल के लिए काम किया, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीने के लिए काम किया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 108, ये फैक्टर आ गया मेरा। बोनस का पीरियड कितना है, 10% है, बस इसी हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 12 का मल्टीपल, यहाँ पे 12 का मल्टीपल तो खैर ये भी है, ये दोनों में से आपको फंसते आप। ठीक है, समझ में आ गया? 12 महीना है तो आप 12 का मल्टीपल भी देख लोगे, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 का मल्टीपल ये दो ठो है, ये दोनों में से एक आंसर आपका होता। समझ में आ गया कैसे करना है आपको? 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 9 का मल्टीपल से तो डायरेक्ट बन जाता है ना, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। बस ये याद रखना, अगली बार से आपका सवाल सिंपल ये पूछेगा कि 7,000 है कि नहीं, ऑप्शन दे देगा 7,000, 6,000, 5,000, 4,000। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो याद रखना कितना होना चाहिए, 7,000। और आपका सैलरी जितना ज्यादा है उतना आपको बोनस उसी हिसाब से मिलेगा आपको, बट मिनिमम आपका 7,000 फिक्स्ड है। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या हुआ जो हम लोग को देखना है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये वाला पार्ट देखना है। देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल था, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये चीज तो उनके लिए आई नो ये मुश्किल हुआ होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज, आपको ये चीज अब देखना है। अब आपका टास्क क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 आपको जाके पढ़ना है, बट वी विल बी कवरिंग दोस। बट एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो पहले से अपने एंड से पढ़ रखता है, हम लोग जो कराएंगे आप उसमें वैल्यूडेशन कर लेना बस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द प्रोविजन फॉर डिसेबिलिटी compensations for the person who is declared unfit after medical examination and for whom no alternate employment is possible finds place under which of the following legislation। सवाल कह रहा है द प्रोविजन फॉर डिसेबिलिटी कंपनसेशन फॉर द पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड अनफिट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब कोई बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, इसका एग्जामिनेशन हुआ और इस एग्जामिनेशन में पाया गया कि ही इज अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वहां पे काम किया था बट अब उसका कुछ बीमारी हो गया, लंग्स वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो नाउ ही इज अनफिट फॉर द काम। अब उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं बचा है, तो ये कौन से प्रोविजंस में दिया है, कौन से एक्ट में गिवन है? तो अब हम आते हैं हमारे माइंस एक्ट में। माइंस एक्ट में देखो क्या लिखा गया है, एनी पर्सन who on examination under subsection 2 is found medically unfit to discharge the duty while which he was discharging the mine immediately before his presentation shall be entitled to undergo medical treatment at the cost of the owner, agent and manager with full wages according to the period of such treatment। उसका जो खर्चा होगा which that will be borne by owner, agent and manager, जो भी है उसका। If after medical treatment the person referred to in succession is declared medically unfit to discharge the duty which he was discharging in the mine himself for the said period, the owner agent shall provide such person with an alternative employment in a mine for which is medically fit। अब देखो वहां पे मान लो ये मान लो ये सेक्शन 2 जो फैक्ट्री है उसका पार्ट 2 या फिर सेक्टर 2 समझ लो, सेक्टर 2 में काम कर रहा था। अब वहां के लिए वो डिक्लेयर अनफिट है, मान लो कारपेंट्री कर रहा था तो वो वाले एरिया में उस अनफिट है, बट अब उसको काम दे दिया जाएगा, क्लरिकल काम दिया जाएगा, जहाँ पे वो अब यहाँ पे
अनफिट था, बट क्लरिकल में वो फिट है। तो ये ओनर का ड्यूटी है या फिर जो हमारा जो मैनेजर है उसका ड्यूटी है कि ये चीज़ उसको अलॉट करना। प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज़ नो सच अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अब मान लो क्लरिकल जॉब भी नहीं है, क्लरिकल जॉब में भी एक मान लो स्टैंडर्ड है कि आँख उसका बेहतर होना चाहिए। मान लो उसका आँख खराब हो गया, तो अब क्लरिकल जॉब भी नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है, सच पर्सन शैल बी पेड बाय द ओनर डिसेबिलिटी अलाउंस। अब उसको डिसेबिलिटी भत्ता देना पड़ेगा। कौन देगा? ओनर देगा, एजेंट देगा, मैनेजर। एंड ये सब कहाँ मेंशन है? माइंस एक्ट में। क्योंकि सबसे देखो प्रॉब्लम माइंस एक्ट में होता है ना। आप देख रहे हो कितना सारा कानून आया माइंस एक्ट को सुधारने के लिए, रैट होल माइनिंग को हटाया गया। ये सब क्यों लाया गया? क्योंकि बहुत ही बुरा काम है वहाँ पे जो झरिया में रहते हैं, धनबाद वाले एरिया में रहते हैं, उनसे पूछना कितना प्रॉब्लम होता है। जिनके पेरेंट्स काम करते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है। जो झरिया माइंस में हो गया, फिर उड़ीसा में जो रहता है बैराडीला माइंस में रहता है, उनसे पूछिएगा जिनके पेरेंट्स काम करते हैं, फिर फैमिली रिलेटेड कितना प्रॉब्लम होता है। लंग्स कैंसर होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये सबको रोकने के लिए ही लाया गया है, ठीक है? तो द माइंड्स एक्ट 1952, तो यहाँ से मेरे को मेरे एक और टेक अवे क्या हो गया, माइंड्स एक्ट 1952 मुझे पढ़ना है। ये सब देखो आप ऐसे ही पढ़ो, क्यों? आपको जानकारी हो रहा है, नया चीज़ अगर हो रहा है तो यू शुड बी रेडी टू एब्ज़ॉर्ब ऑल दोज़ थिंग्स। ये कभी ना कभी तो काम ही आएगा ना, आप एक मुलाज़िम बनने वाले हो, ये सब आपके हाथ में रहेगा। आप कभी निरीक्षण करने जाओगे तो यू हैव टू हैव दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। What is the time limit prescribed under the provisions of the Employee Compensation Act 1923? देखो वापस से रिपीट हुआ सेम थीम। दो बार हमारा 1936 वाले से सवाल आ गया, एक एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 से है। From the date of reference within which the commissioner is required to dispose of the matter relating to compensation and intimate decision to the employee। ठीक है, तो इसमें देखो साफ दिया गया है, the commissioner shall dispose of the matter relating to compensation under this act within a period of 3 months from the date of reference and intimate decisions in respect of। देखो 3 months है यहाँ पे। देखो मैं इसमें बस यही आपको कराने के लिए लाया था, सोर्स ट्रेसिंग कि सवाल कहाँ से आ रहा है, क्या-क्या आपको पढ़ना है, ताकि आप थोड़ा बहुत, अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत आप पढ़ लो। एंड ट्रस्ट मी, सवाल रिपीट होता है, थीम्स रिपीट होता है। आप जितना भी अभी देखे हो, जस्ट गो थ्रू दैट, आपका सवाल उसी से रिपीट हो जाएगा आपको। आपका जीएस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इस चीज़ को लेवरेज लेने के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। बट हम लोग आपको कराएँगे, ये सब बेयर एक्ट हम लोग पूरा कराएँगे, अपना शॉर्ट नोट्स आपको देंगे। विद दिस आप लोग अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप मुझे बताना, और भी वीडियोस आएगा, हिस्ट्री का सोर्स ट्रेसिंग कर लेंगे, अकाउंटेंसी कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या हाई प्रायोरिटी ऑर्डर है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या क्या है जो हम लोग पढ़ना है, क्या क्या वेटेज है, ट्रेंड्स क्या है, यूपीएससी ईपीएफओ का, एपीएफसी में क्या क्या सबसे अधिक वेटेज किसका आता है। सो ऑल दोस्त विल बी केटेड। जस्ट आप बता देना कमेंट सेक्शन पे कि आप यू वांट दिस वीडियो, एंड जो भी वीडियोस आपको चाहिए आप बता देना। एंड और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।